जी तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो जार ऑपरेशन है वो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दें, नंबर ऑफ 4 कॉलम्स में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें कि जो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, ये जो 4 है जो जार के बाद आए, ये आपका क्या बन जाएगा, राइट साइड बनेगा स्वैप होने के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये स्वैप होने के बाद आपकी राइट साइड बन जाएगी, और जो आपकी ऑलरेडी राइट साइड थी वो अभी आपकी बन जाएगी लेफ्ट साइड। ठीक है, स्वैपिंग यहां परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो स्वैपिंग हम कर रहे हैं यहां पर। ये मैं लिख देता हूं, परफॉर्म स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग कैसे थी, ये वाली जो वैल्यू थी जो अभी मैंने जार वाली की थी, इसको हमारे राइट साइड पे जाना था। जो ऑलरेडी राइट साइड थी इसको अभी बनना है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर राउंड 2 हमारा चलेगा। ये राउंड 1 कंप्लीट हुआ है हमारा। यहां तक कुछ सवाल हो आपका? इस सारे को मैं कॉपी करता हूं और राउंड 2। ठीक है, क्योंकि यही चीजें हमारी दोबारा काम आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो राउंड 2 में हमें क्या चीज चाहिए होगी और क्या चीज नहीं चाहिए होगी, ये देखिएगा। ठीक है, यहां पर आईपी था हमारे पास, आईपी नहीं होगा अभी हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सिंपल, कि जो हमने स्वैपिंग के बाद वैल्यू आई है उसको भी दो हिस्सों में ब्रेक करना है, लेफ्ट और राइट बनाना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट जब बन जाएगा तो फिर दोबारा से वही काम करना है, ईपी से स्टार्ट करना है, बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही चलेंगे। ठीक है, और K2 इस्तेमाल होगी सिर्फ, याद रखिएगा। बाकी वही स्टेप्स है हमारे पास, रिपीट होगा। अब हम इस रिपीटेशन पे आते हैं। इसमें हमारे पास क्या था, इनिशियल परमुटेशन नहीं होगी। ठीक है, इनिशियल परमुटेशन नहीं है हमारे पास, तो मैंने इनको क्या कर दिया, यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इनिशियल परमुटेशन भी नहीं है, इसको भी डिलीट करें। अच्छा, ये वाली वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, जो यहां से आई है, याद रखिएगा, ये वाली, ये स्वैपिंग के बाद। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट में लिया, ये वही वैल्यू है जो यहाँ पर आ रही है आपको। दोबारा बार बार डायग्राम दिखाने का मकसद क्या है कि आपको याद रहे कि ये वाली वैल्यू स्वैपिंग जो हमने कर ली थी अभी हमारा राइट साइड बन जाएगी, और जो ऑलरेडी राइट साइड थी वो हमारी लेफ्ट साइड बन गई। हमने स्वैपिंग कर ली है। अब हम राउंड 2 के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो राउंड 2 में हम क्या कर रहे हैं अभी, लेफ्ट और राइट बना देना हमने। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट बिट बन जाएंगी और ये राइट बिट बन जाएंगी। तो लेफ्ट को हमने नहीं छेड़ना, ये हमारा लास्ट में काम आता है। ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूं। और राइट पे हमने सारा काम करना है अभी। ठीक है, तो अब ईपी परफॉर्म करना है इसके ऊपर, तो ईपी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि न्यू ईपी लिखी जाएगी। ठीक है, तो ईपी का टेबल जो है, ईपी के टेबल को मैं यहां पर जरा यहाँ पे ले आता हूँ। ईपी परफॉर्म करना है राइट साइड वाले पे। ठीक है, सारे 1 1 इस वक्त मेरे पास। तो जब ये सब पास होंगे तो क्या बनेगा, ये भी 1 1 ही होने चाहिए मेरे पास। बहरहाल तरतीब से चलते हैं, ये इसका 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो 4 वाले को पहले लिख देना है, ये 4 है तो ये हो जाएगा 1। 1 पे भी 1 है, ये इसका 1 है, याद रखिएगा, इसका 1 क्योंकि 4 बिट है। ये 1 है तो अभी 1 है। 2, ये 2 है इसका, ये भी 1 है। और ये 3, ये इसका 3 है तो ये भी 1 है, सॉरी, ये भी 1 है। तो सारे 1 है, दोबारा रिपीट ही होंगे ये भी।
तो 1 1 1। अच्छा, ये इत्तेफाक से ऐसा कोई हमारे पास एग्जांपल आ गया जिसमें 1 1 चल रहे हैं, जो मे बी कि जो आपके पास एग्जांपल आए उसमें ऐसा कुछ ना हो, तो ये आपने ये याद नहीं रख लेना कि सर 1 1 डालते जा रहे थे तो 1 1 ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इत्तेफाक है कि जो एग्जांपल हमने उठाई है उसमें ये 1 1 कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो ईपी परफॉर्म हो गया। फिर हमने कहा था कि जो सेकंड स्टेप यहाँ से भी वेरीफाई कर लें और फिर जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ईपी हो गया, ये 8 बिट में हमने बना लिया। अब जार होगा किसके साथ, K2 के साथ, ठीक है। तो अभी जोर करना है हमने K2 के साथ। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये आई हुई है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये वाली पुरानी वैल्यू लिखी हुई है। इसको कॉपी करना है भी है, ये हो जाएगा कॉपी और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो K2 क्या है मेरे पास, K2 यहाँ पर है, ये देखिए ये K2 है, इसको मैंने सिर्फ कॉपी किया है, कॉपी और K2, ठीक है। ये K2 हो गया। अब इसके साथ K2 लिखना भी है, ठीक है। जॉर ऑन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आफ्टर ईपी विद K2। तो ये वाली वैल्यू अभी दोबारा कैलकुलेट होगी हमारी। अच्छा, कैलकुलेट अभी हम क्या करेंगे, 1 1 का जो होगा जोर वो 0 आता है क्योंकि सेम है। जो डिसिमिलर होंगे उसका 1 आएगा। ये डिसिमिलर है, ये 1 आ गया। ये डिसिमिलर है, 1 आ गया। ये भी डिसिमिलर है, 1 है। ये सिमिलर है, 0 हो गया। ये भी सिमिलर है, ये 0 हो गया। और ये डिसिमिलर है, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जोर, ठीक है। अब हमने जोर कर लिया, ये हो गया जोर। उसके बाद फिर स्प्लिट करना है लेफ्ट और राइट में, ठीक है। फिर पास करना है सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस में से, ठीक है। तो ये स्टेप्स अभी हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ, ये सारी पुरानी वैल्यूज लिखी हुई है, इसको उड़ा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑफ बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास राइट ऑफ हो जाएगा। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू अभी दोबारा कैलकुलेट होंगी। अब इस एग्जांपल में मेरे पास क्या है, इसको दोबारा मैं लिख लेता हूँ अभी, ठीक है। तो अब देखें, जो लेफ्ट हाफ है इसमें पहले वाला क्या है, 0 और 1, ठीक है। पहले वाली वैल्यू क्या है, 0 और 1, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ आपने पढ़ना है। ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है। तो 0 1 हो गया। 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है डेसिमल में। और जो बीच वाले थे वो तो 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 थे, तो ये वही रह जाएगा। इसका मतलब है कि रो 1 पढ़ी जाएगी और कॉलम 3 पढ़ा जाएगा। किसके लिए, लेफ्ट हाफ के लिए। लेफ्ट हाफ किस में से पास करना है, सब्स्टिट्यूट बॉक्स 0 में से। याद रखिएगा अभी रो 1 है और कॉलम 3 है। रो 1 और कॉलम 3, देखिए रो 1, ये रो 1 की बात कर रहा है, ये रो 1 और कॉलम 3। कॉलम 3 क्या है, 0, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 को अब जब बाइनरी में लिखते हैं तो क्या होगा, 0 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हाफ की वैल्यू आ गई। राइट हाफ को हम कैलकुलेट करते हैं अभी, 1 और 1, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या है, 1 और 1, ये बनेगी मेरे पास 3। और कॉलम है मेरे पास 0 0, ठीक है। कॉलम की वैल्यू बन रही है मेरे पास 0 0, जो कि 0 के ही बराबर बनता है, ठीक है। तो अब रो नंबर 3 होगी और कॉलम नंबर 0 होगा, किसका, राइट हाफ की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। और ये किस में से पास होगा, S1 में से। तो S1 में रो 3 कॉलम 0। एक मिनट जरा, मेरे पास कोई वेटिंग में स्टूडेंट आ रहे हैं भी। अच्छा, इनको मैंने इन करवा दिया है। अच्छा जी, ये था मेरे पास रो 3, ये रो 3 है। और कॉलम 0, कॉलम 0 पे मेरे पास क्या आ रही है, वैल्यू 2। दोबारा देख लें, रो 3 और कॉलम 0, तो जो वैल्यू है मेरे पास S बॉक्स 1 में वो है 2। तो 2 को मैंने बाइनरी में लिखना है भी, याद रखिएगा। तो
2 को मैंने बाइनरी में कैसे लिखना है, 1 और 0। तो अब ये 4 बिट्स आ गई है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है। P4 में से पास करना है भी, ठीक है, P4। तो P4 कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। इसको जरा मैं यहां ले आता हूं, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूं, नए सिरे से कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, नंबर 2, ये नंबर 2 है, इसको पहले लिखना है, पहले लिख दिया मैंने। नंबर 4 इसको बाद में लिखना है, नंबर 4 क्या है, ये, इसको भी बाद में लिख दिया। नंबर 3 उसके बाद है, नंबर 3 ये है मेरे पास, ठीक है। नंबर 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नंबर 1 पे मेरे पास क्या है, ये, ठीक है। तो इसको लिख दिया ऐसे, P4 हो गया। अच्छा, अभी जोर होगा किसके साथ, परफॉर्म जोर ऑन लेफ्ट हाफ, ये वाला जो था, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। जी सॉरी, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट ऑफ आफ्टर आईपी नहीं होगा, आफ्टर स्वैपिंग अभी होगा, ठीक है। जो स्वैपिंग के बाद हमारे पास लेफ्ट बचा था उससे, अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये हो गया कॉपी। इस जगह इसको रिप्लेस करना है सिर्फ, ठीक है। और जो दूसरी ये वाली वैल्यू आई थी, इसके साथ जार होना है, इसको भी कॉपी किया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। अब ये कैलकुलेट होगा, इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया, आफ्टर स्वैपिंग में स्पेस आ जाएगा। जोर का आपको पता है 1 0 का मतलब होता है 1 0 0 का मतलब होगा, नहीं, हाँ, 0 0 का मतलब 0 ही होता है, 1 1 का मतलब भी 0 ही होता है, और 1 0 का मतलब 1 होता है। ये जार यहां तक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, यहां तक हमने पहुंचा दिया इसको भाई, किधर गया ये वाला, ठीक है जी। P4 हो गया, P4 के बाद जार हो गया। अब जार में हमने इनको कंबाइन करना है, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड ये थी, और जो राइट साइड है ये, इसको दोबारा लिखना है हमने, फिर आईपी इनवर्स में से पास करना है, ठीक है। पहले हम ये काम कर लें ताकि स्टेप बाय स्टेप हो, चीज आगे पीछे ना जाए, ठीक है। मर्ज ये जो जार वैल्यूज विद राइट हाफ, राइट हाफ के साथ मर्ज करवाना है आपने, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि पहले मैंने इसको यूं कॉपी किया, यहां पे डाल दिया, वो जो राइट हाफ था ये, इसको भी कॉपी किया, और यहां पर ये आ गया, मर्जिंग हो गई। अब यहां पर करा क्या करना है, आखिरी काम है, उसके बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई इनवर्स परमुटेशन, या फिर उसको आईपी इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आईपी इनवर्स कैसे लिखेंगे हम, इसको जरा सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इनवर्स आईपी का जो है वो ले आऊं, इनवर्स आईपी भी हमारे पास कहाँ था, ये वाला, ठीक है। इसको मैं वहां ले आता हूँ, एक मिनट जरा।
अच्छा जी, ये ले, ये शेयर कर दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास इनवर्स आईपी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा, इसका क्या करना है, ये इंडेक्स आपने तरतीब से पढ़ लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से। तो फोर्थ नंबर जो है मेरे पास कहाँ है, ये 4 है, इसको पहले लिखना है। ये हो जाएगा, 4 पे क्या था, 1, 1। अब 1 पे क्या है, ये भी 1 है। ठीक है, और 3 क्या है, ये मेरे पास 3 है, ये हो जाएगा यहाँ। अच्छा, 5, ये 5 है, इसको लिख दिया। फिर 7, 7 पे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये लिख दिया। फिर 2, 2 पे मेरे पास पड़ा हुआ है 0, ये आ गया। और 8, 8 पे ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 8 आ गया। और 6, 6 पे मेरे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये आ गई वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ परमुटेशन हुई है, तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ जीरोस और वंस की क्वांटिटी थी वो रिमेन सेम यहाँ पर भी होनी चाहिए, चेंज नहीं होगा, सिर्फ परमुटेट हुआ ये। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल आया है, CT इज इक्वल, ये बाइनरी में 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं डेसिमल में, तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन रहा है, ये बता दीजिएगा। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 16 27, 27 और 64 91, 91 और 128। इसको जरा कैलकुलेट कर दें, एक एक 2 4 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 और 6 जी, 219 हारिस ने बताया। अभी दोबारा आप कैलकुलेट कर लें कि जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है। जी, अदनान ने भी 219 कैलकुलेट करके दिया है। ठीक है, तो 219 के ऊपर जो आस्की के अंदर जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, आस्की में 219 जिसकी भी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल जो भी है, तो वो यहाँ पर हमारा साइफर टेक्स्ट होगा। जी ठीक है, जी यहाँ तक बात समझ आइए। अब आस्की टेबल में से देखें इसका क्या है, 1 मिनट, मुझे ज़रा एक चीज़ देखने दें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। ये डेसिमल वैल्यूज चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज 219 पे हम आ जाते हैं, 217 और 219। ठीक है, ये इनकोडेड है, ये किसी और लैंग्वेज में है, हमारी लैंग्वेज में यूँ नहीं है, लेकिन ये इसकी करेस्पॉन्डिंग जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा वो ये। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो, हमने इंक्रिप्शन परफॉर्म कर ली है, ये कंप्लीट सिंप्लीफाइड है से। अब जब एक्चुअल डीएस पे हम आएंगे तो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो सिर्फ मैं चेंजिंग आपको बताता जाऊंगा, बाकी कोई इतना मेजर काम नहीं है इसमें। सर ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा।
ये मैं कर दूंगा अभी आपके साथ, ये जो वर्किंग है पूरी ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। अच्छा इसमें जो, अच्छा एक मिनट, लास्ट पेज ये, ठीक है, जो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें वो। हो गया जी। हारिस कंप्लीट हो गया। अच्छा तो अब जो डिक्रिप्शन है उस पर एक नजर डाल देते हैं। डिक्रिप्शन हम परफॉर्म नॉर्मली कोर्स में नहीं करते, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो जो लास्ट हमारे पास जो इसका थोड़ा सा एक कंप्लीट हम इसको जिसको करेंगे वो इसकी डिक्रिप्शन स्टेप्स है। ठीक है। तो डिक्रिप्शन का पता होना चाहिए। नॉर्मली हम जब पेपर में पूछ रहे होते हैं तो इंक्रिप्शन और की जनरेशन दो चीज़ों को कम कर रहे होते हैं टाइम को देखते हुए। अगर हमने कोई क्वेश्चन ऐसे दिए हुए जो ऑलरेडी टाइम टेकिंग है तो फिर हम आपको की जनरेशन पे रख देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है और डीएस ही हमारा मेन फोकस है तो फिर इंक्रिप्शन पे ले जाते हैं। प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट हम आपको, प्लेन टेक्स्ट और की आपको रेंडमली जनरेट करवा देते हैं जिस तरह मैंने आपको अप्रोच बताई है, और आप उस तरीके से फिर इनक्रिप्शन और की जनरेशन दोनों ही कर रहे होते हैं फिर। ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। टाइम टेकिंग जरूर है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। हर चीज़ की टेबल्स गिवन है आपके पास, इन टेबल्स को आपने यूज करना है और सारा काम कर लेना है। जार ऑपरेशन आपको पता है बहुत ईजी है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। जी यार इस कंप्लीट हो गया तो मैं इसको हटा दूं अभी। ओके तो हम वापस आते हैं अभी। कहाँ गई हमारी, ये सारा काम था हमारा। ठीक है। ये भी डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी आपके उसमें शेयर कर दिया है। ठीक है। और ये सॉल्व्ड एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट था और ये की रखी गई थी, ये मुझे नहीं पता कौन सा है, उसको उन्होंने सॉल्व किया है सारा। यहाँ पर ये देखे आपके सामने ये साइफर टेक्स्ट निकाला गया है। ठीक है। तो ये भी सॉल्व्ड एग्जांपल, एक ये पड़ी हुई है आपके पास, एक जो मैंने अभी आपको सॉल्व्ड एग्जांपल करवाई है। तो इस तरीके से आपने इसको चलाना है। ठीक है। और डिक्रिप्शन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिक्रिप्शन कैसे। आईपी की जगह पर आपने जो आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा, यहां से हमारे ये देखें असाइनमेंट अदरान में भी थोड़ा सा जो अगले वीक दूंगा, क्योंकि अभी एक के ऊपर एक असाइनमेंट भी अच्छा नहीं होता। अगले वीक में आपके पास आएगा जब फुल डीएस भी मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है। तो फिर ये एक ही दफा डीएस की आपको असाइनमेंट मिलेगी। अभी देखिए साइफर टेक्स्ट है आपके पास, तो रिवर्स प्रोसीजर में चलना है। साइफर टेक्स्ट को आईपी में से गुजारा जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड राउंड की एक्टिविटी होंगी, रिवर्स में चल रहे हैं हम। ठीक है। तो अब देखिए पहले वाला जो आईपी के ऊपर जो काम होगा, पहले क्या हो रहा था, आईपी के बाद जो फंक्शन चल रहा था वो राउंड वन का चल रहा था। तो यहाँ पर राउंड वन की चल रही थी, लेकिन डिक्रिप्शन रिवर्स में है। साइफर टेक्स्ट के ऊपर आईपी चलाई, आईपी के बाद राउंड टू की के साथ जार करवाना है, फिर स्वेपिंग हो जाएगी, फिर राउंड वन में आएंगे तो यहाँ राउंड वन की चलाई जाएगी। फाइनली इनवर्स आईपी के साथ हम पास ऑन करके हम अपना प्लेन टेक्स्ट रिकवर कर सकते हैं। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस है डीएस का। ठीक है। तो इसी तरीके से चलेंगे, लेकिन एईएस इस तरीके से नहीं चलता। एईएस के राउंड्स इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट राउंड्स हैं वो। ठीक है। तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम था डीएस के अंदर जो कि एईएस ने आके इसको भी रिमूव कर दिया, डिपेंडेंसी भी खत्म कर दी। तो जब हम एईएस पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें चीजें और मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सिर्फ जो सिंप्लीफाइड डीएस का जो तरीकेकार था। की जनरेशन ये दी हुई है, ये की जनरेशन के स्टेप्स हैं। इनक्रिप्शन ये दी हुई है और डिक्रिप्शन ये दी हुई है। तो एक ही ब्लॉक डायग्राम के अंदर सारी चीजें उन्होंने कर ली है। तो ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट इस पे पूरा बना हुआ है और ये आप सुकून से अपने पास पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो पेपर होगा डेफिनेटली मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बता दी हैं।
कि जो अ, अगर तो साथ में कोई बड़ा क्वेश्चन हमने नहीं दिया तो हम इसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन प्लस की जनरेशन दोनों दे देते हैं, ठीक है, डीएस की। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो फिर हम इंक्रिप्शन पे नहीं जाते, ठीक है, सिंप्लीफाइड डीएस की बात कर रहा हूँ। फिर हम की जनरेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो की जनरेशन से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें देख लीजिएगा। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं एक चीज ओपन कर लूँ, फिर वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक सैंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इन स्टैंडर्ड डीएस, ये आपको नजर आ रहा है ना व्हाट्सएप का जो एक छोटा सा इमेज है। इन स्टैंडर्ड डीएस यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग 8 सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस। अब जो स्टैंडर्ड डीएस है उसमें 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस है हमारे पास, याद रखिएगा। इसमें तो दो थे ना हमारे पास, S0 से S1 तक बस, लेकिन स्टैंडर्ड डीएस के अंदर 8 होते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये आपके लिए असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि पेपर में हम दे रहे होते हैं तो थोड़ी सी चीजें जब थियोरेटिकल बयान की हुई होती हैं तो उसको समझना बहुत जरूरी होता है। फॉलोइंग इज अ 48 बिट की। अब 48 बिट की आपके पास, वो क्या है, लास्ट 6 कैरेक्टर्स ऑफ योर लास्ट नेम, ठीक है। आपका लास्ट नेम जिस तरह होता है ना, अहमद मुश्तबा, तो मुश्तबा के जो लास्ट 6 डिजिट कैरेक्टर्स होंगे वो आपकी की बन जाएगी। वो 48 आपके बिट्स बनती है, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स का मतलब है कि हर कैरेक्टर का 8 8 बिट होंगी, तो 48 बन जाती है आपकी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पास इट थ्रू सब्स्टिट्यूट बॉक्स एंड जनरेट फर्स्ट 12 बिट्स ऑफ न्यू 32 बिट की, ठीक है। तो आपके पास 8 सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस हैं, हर एक को आप कितने देंगे, 6 बिट देंगे, और वो रिटर्न में कितने बिट्स देगा, 4 बिट देगा, ठीक है। जिस तरह यहां पर था हम क्या कर रहे थे, जो सिंप्लीफाइड डीएस के अंदर 4 बिट की इनपुट दे रहे थे और 2 बिट की आउटपुट ले रहे थे, तो यहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड डीएस है इसके अंदर हम 6 बिट की इनपुट देते हैं और जो आउटपुट होती है वो 4 बिट की हमें मिल रही होती है। और यहाँ पर ये कहा गया कि फर्स्ट 12 बिट्स आपने सिर्फ लिखने हैं बस, छोटा सा काम है और तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन समझने में आपको काफी सारा टाइम लग जाता है कि सर ने क्वेश्चन दिया कैसे है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस कितने होते हैं स्टैंडर्ड के, 8 हैं, ठीक है, S1 से S10 तक। S0 भी आप समझ सकते हैं इसको, ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर S0 से दिया हुआ होगा तो आपका S7 तक जाएगा। तो टोटल सिर्फ समझने की बात क्या है, 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस होते हैं और इसकी इनपुट कितनी होती है, 6 बिट होती है, और आउटपुट कितनी होती है, 4 बिट होती है। ये स्टैंडर्ड डीएस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आपके पास 48 बिट मौजूद हैं, ये वाले यहाँ पर आपके पास 48 बिट मौजूद हैं। आपने इस तरीके से इनको ब्रेक करना है कि हर सब्स्टिट्यूट बॉक्स के पास कितने जाने चाहिए, 6 6 जाने चाहिए। तो आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट शुरू कर देना होता है। तो पहले S1 के पास की वो कौन सी बिट्स जाएंगी, जो पहले आपके लेफ्ट साइड से 6 बिट है वो इसके पास चली जाएंगी। उसके बाद अगली 6 बिट्स किसके पास चली जाएंगी, इसके पास चली जाएंगी। उससे अगली 6 बिट्स इसके पास चली जाएंगी, तो आपके 48 बिट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि सब्स्टिट्यूट बॉक्सेस में से निकलेगा कैसे। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो पहली और जो 6th बिट होती है ये रो को शो कर रही होती है, इसमें 4 रोज होती हैं और कॉलम ज्यादा होते हैं।
ठीक है, कॉलम्स कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है, 2 पावर 4, 16 कॉलम होंगे और रो 4 होंगी। तो इसमें से हमने निकालना होता है। बहरहाल ये अब अगली क्लास में देखेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हम दे देते हैं कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस तो आपने पढ़ ही लिए, तो इनपुट वैल्यू में आपको दे देता हूँ, अभी मुझे बताएं कि आउटपुट वैल्यू क्या होगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सिंपल ये नहीं कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही होगी, जो भी फंक्शनल, जो राउंड फंक्शंस गिवन है, जार ऑपरेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, कि जार करके दिखा दें आप। तो जो जो चीज़ हमने देख ली है, वो सारी चीज़ें हम या तो कंप्लीट पिक्चर में पूछ सकते हैं आपसे, या पार्ट्स में भी पूछा जा सकता है। तो अभी आपको सारी चीज़ों का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सॉल्यूशन भी करवा के दिखा दिया, हम उसको क्वेश्चन में किस तरह से पूछ रहे होते हैं वो भी बता दिया, उसको विजुअलाइज करेंगे तो किस तरीके से नज़र आएगा वो भी ये है। ठीक है, तो होपफुली कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। जी, तो अभी 5th वीक आपने पास कर लिया है, तो प्रोजेक्ट का अभी तक कोई आइडिया नहीं है। तो इस वीक को आप फाइनल करें, इसको ग्रुप्स फाइनल करें और प्रोजेक्ट्स की डिटेल भिजवा दें मेरे पास, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अच्छा, एक आध स्टूडेंट ने मुझे भेजी थी ईमेल, तो वो थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन बेस्ड है, तो उसको थोड़ा सा इस हिसाब से रखें कि 3 स्टूडेंट को जस्टिफाई मैं कर सकूं वहां पर ना। ठीक है, अगर आप सिंपल आईडीएस पे ले लेंगे, तो आईडीएस तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। अब उसमें क्या आप चीज करने जा रहे हैं, उसके जो आईडीएस के एलिमेंट्स हैं, अगर 1 बाय 1 हर मेंबर उस एलिमेंट्स पे काम करेगा, आईडीएस कैसे होगा। ठीक है, आईडीएस में अगर कोई हनी पार्ट लगाना चाहते हैं तो हनी पार्ट कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, थोड़ी सी उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होनी चाहिए। उसको करें ना आप, इम्प्लीमेंटेशन करें नहीं, लेकिन आईडीएस का पता होना चाहिए कि लगेगा कैसे, ये चलेगा कैसे, और आईडीएस के ऑब्जेक्टिव हासिल कैसे होंगे उसमें से। तो माज इसमें 3 मेंबर्स मैंने बताए थे, एट मोस्ट 3 मेंबर से बड़ा काम नहीं होगा। जी अदनान, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे पास ईमेल्स कुछ आई हुई है, मैं अभी सिर्फ उसी पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्रेजेंटेशन बेस्ड या रिपोर्ट बेस्ड आप जाना चाहते हैं, तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो आपके पास लेआउट होना चाहिए। आप उसको किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट ना करें, लेकिन जो भी आप टॉपिक लेने जा रहे हैं, अगर प्रेजेंटेशन बेस्ड है, तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि चलेगा कैसे। ठीक है, तो वो आपके उसमें होना चाहिए। आप उसको जो प्रपोजल है, और प्रपोजल का अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ, अदरवाइज आपको पता है कि प्रॉपर एक प्रपोजल का डॉक्यूमेंट होता है, जो कि COCIS का बनाया हुआ है, उस पे आप सारी कॉलम्स को उसको फिल करके मुझे भिजवा दें। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा ग्रुप पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि नॉर्मली हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी वही दे रहे होते हैं। तो आपके पास तो अभी होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी दफ़ा आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किए, तो आपके पास वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना ही चाहिए। अगर किसी के पास है तो ग्रुप पे डाल दे, ठीक है, नहीं है तो फिर मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। अगर अभी जिसके पास है वो ग्रुप पे डाल दे, ताकि सबको मिल जाए। उस फॉर्मेट के ऊपर आप अपना प्रपोजल इस वीक मुझे आप फाइनल करके दे दें, ताकि मैं उसको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज कर लूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो कि आउटडेटेड हो गई और स्टूडेंट अभी भी उसको करना चाहते हैं। तो आउटडेटेड पे कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हम आ चुके हैं, क्रिप्टो में आ चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जो ज़ीरो नॉलेज एल्गोरिदम चल रहे होते हैं। अब ज़ीरो नॉलेज एल्गोरिदम क्या होता है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर हम बिटकॉइन का देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है तो वो सिक्योरिटी कैसे चला रहे हैं वो इतना। तो बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आपके पास आते जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और अपनी नॉलेज को इन्हांस करें, क्योंकि आपने ये डिग्री करने के बाद डेफिनेटली प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ अपडेटेड चीज़ों से चलती है, आउटडेटेड चीज़ों से मुश्किल हो जाता है काम। तो इसलिए अगर आप वाकई कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं थ्रू एप्लीकेशन, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जो हम साइफर्स पढ़ेंगे, यही साइफर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रिसर्च बेस्ड जाना चाहते हैं या रिपोर्ट बेस्ड, तो उसके लिए चीज़ न्यू होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना है कि होगा कैसे ये काम। ठीक है, तो
तो ये नहीं कि आपने इंटरनेट से मटेरियल उठाया, आप उसको थोड़ा बहुत रीराइट करके मुझे भिजवा दिया और मैं आपसे पूछूं कि ये प्रैक्टिकल चलेगा कैसे, मुझे ज़रा बताएं, तो वहां पर तीनों मेंबर्स खामोश हो जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है अदनान, मैं देख लेता हूँ आपकी ईमेल को दोबारा से। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो पूछ सकते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कुछ स्टूडेंट्स उस टाइम मौजूद नहीं थे, तो जो क्विज असाइनमेंट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होते। जो एक दफा जिसने सबमिट कर दिया और जिसने नहीं किया वो टाइम गुजर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं। ठीक है। अब क्विज टू भी होगा, असाइनमेंट टू भी होगा। जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया वो अब अगले के लिए प्रिपेयर करें कि उसको ना मिस कर लें। ये ना कोई मुझे कहे कि सर वो क्विज वन मेरा रह गया था तो दोबारा ले लें, तो असाइनमेंट वन सबमिट नहीं हुआ तो मैं अभी भिजवा दूं, तो ऐसी चीजें अभी नहीं होंगी। जो पास ऑन हो चुका है वो पास ऑन हो चुका है। नाउ यू आर एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग असाइनमेंट्स। ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अगर उसको भी आपने मिस कर दिया तो इट इज नॉट ड्यू टू माय प्रॉब्लम्स, आपके अपने प्रॉब्लम्स की वजह से लेट होगा। तो डेफिनेटली फिर आपको वो सारा लॉस या नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। सही है। ये तो आपको पता ही है। ऑलमोस्ट यू आर द मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ द COCIS। आठवें सेमेस्टर में, सातवें सेमेस्टर में, तो जस्ट आप यहाँ से पास ऑन या पास आउट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो लेकिन मेच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड, मेच्योरिटी होनी चाहिए बस, वही चीज़ मैं देखना चाहूँगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा आपको। अच्छा एक काम कीजिएगा, क्विज टू होगा कमिंग क्लास में। जो ये जो वर्किंग दी हुई है ना, याद रखिएगा ये पूरे की पूरी वर्किंग। क्विज में कोई भी चीज़ इसमें से पूछी जा सकती है। ठीक है। तो क्विज आपको पता है कि वैसे तो 20 मिनट्स का होता है, लेकिन कल सर अयूब लतीफ़ साहब की तरफ से आया था कि नहीं आप 25 तक रखें उनको। आप क्विज बेशक 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का ही बनाएं, लेकिन सबमिशन 25 मिनट्स तक स्टूडेंट्स को दे दें। तो वो आपको 25 मिनट्स की सबमिशन होगी। क्विज वही आपका 15 मिनट का होगा या 20 मिनट्स का होगा। तो आपने वो क्विज इन द क्लास टाइमिंग अटेम्प्ट करनी है। जो नहीं कर सका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उसके लिए, वो क्विज टू भी शायद मिस कर जाएगा। और ये वेटेड क्विज होते हैं, हर एक के मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो अगली क्लास में सिंप्लीफाइड डेज में से आपके पास एक क्विज होगा इंशाल्लाह। सो ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल्स विद योरसेल्फ। खुद करें, ग्रुप में मिलके आप इसको सॉल्व करें। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। तो अगली क्लास में क्विज टू के लिए आप प्रिपेयर होकर आइएगा इंशाल्लाह। सही है। तो लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। टॉपिक यही होगा ना अब्दुल मोइज, ये सिंप्लीफाइड डीएस था इसी में से। ठीक है मोइज। ओके। अल्लाह हाफिज। विश यू गुड लक।